ये जो तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर चल रही है, सौगातें मोदी की जो किट्स तैयार हुई हैं, दिल्ली से इसकी शुरुआत भी हो गई है। ईद के मौके पर ये बांटी जा रही हैं। मुझे लगता है फैज खान साहब इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जरा ये जो तस्वीरें आ रही हैं चितरंजन जी, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि वहां एक इफ्तारी लालू यादव के घर पे भी हो रही थी, उनके आवास पर भी एक इफ्तारी पार्टी थी, लेकिन उसमें कांग्रेस के बड़े नेता नहीं पहुंचे थे। तो ये सब वोट बैंक के लिए ही है ना सर? उनका मुसलमान हमारे पास ना आए, हमारा मुसलमान कहीं और छिटक ना जाए। तो ये तो आपस में सहयोगियों के बीच भी हो रहा है सर। नहीं, फिर बीजेपी पर किस बात का आरोप है? नहीं, सुन लीजिए जी। जब कोई नई चीज होती है तो आश्चर्य होता है। हाँ। आज हंसी आ रही है जिस जंग से जो है सो मोदी का सौगात की बात आप कर रहे हैं, तो हंसी आ रही है। लग रहा है कि इतना बड़ा मजाक भी हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा मजाक अगर कुछ होता है तो बड़ी हंसी आती है। आपने सवाल उठाया इफ्तार पर। हाँ। तो लालू जी के यहाँ इफ्तार भी होता है, होली मिलन भी होता है, छठ पर्व भी होता है, नवरात्रा भी होता है। कोई पहली बार नहीं होता है। कोई यह नहीं है कि यहाँ बिहार विधानसभा का चुनाव है इसलिए पहली बार इफ्तार रखा गया। लालू जी के यहाँ तो जो है शुरू से इफ्तार का आयोजन होते रहा है। 1990 में जब वे मुख्यमंत्री बने उस समय से होते रहा है। उस समय से भी होली मिलन, नवरात्रा, छठ का पूजा तो खुद राबड़ी जी स्वयं करती हैं, लालू जी खुद माथ पर दौरा ले जाते हैं। लेकिन अभी एक दिन से भी ज्यादा नहीं हुआ है। हाँ। अभी तेजस्वी जी गए थे और एक जगह माँ भगवती के दरबार में गए थे पूजा करने, और संयोग से उसी दिन एक जगह इफ्तार पार्टी था। तो जो से इतना हंगामा मचाया था इन लोगों ने कि पता नहीं क्या हमारे जुल्म हो गया। तो जो लोग कुंभ में या फरमान जारी करते हैं, नहीं, वो हंगामा, वो सर हंगामा इसलिए नहीं था कि वो इफ्तारी में चले गए थे। वो हंगामा इसलिए था कि वो तिलक मिटाकर इफ्तारी में गए थे। तो उसकी खबर का कॉन्टेक्स्ट भी दीजिए, क्योंकि उनके साथ जो साथी बाकी गए थे उनके माथे पर तो तिलक था। नहीं, सुजाता जी, एक ही वाक्य बोलना है। सवाल यह है कि जो लोग कपड़ा के रंग देखकर राजनीति करते हैं। अरे तो वो अगर वो एक आउटरीच प्रोग्राम चला रहे हैं, मुझे एक बात बताइए। देखिए, मैं एक स्पष्ट सवाल पूछ रही हूँ। चितरंजन जी जरा इसे सुन लीजिए, फराज साहब सुन लीजिए, फैज साहब। अभी तक जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के वोटों के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है, 2014, 2019, 2024, अगर आप लोगों को लगता है कि मुसलमान वोट नहीं करता है बीजेपी को, तो तब भी सरकार बन रही है, तो फिर अभी ऐसे आउटरीच प्रोग्राम की क्या जरूरत है? इसकी जरूरत क्या है? मैं तो ये पूछ रही हूँ। अगर जो सत्ताधारी पार्टी है वो इस कार्यक्रम को चला रही है, तो ये तो अच्छी बात है, इसकी सराहना होनी चाहिए। या फिर कुछ डर लगता है इससे कि भाई कहीं वोट ना खा ले? ऐसा हो सकता है क्या? फैज साहब क्या जा रही? आ रही हूँ चितरंजन जी। फैज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। देखिए सुचरिता जी, मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। जिन पार्टियों ने मुसलमान को बंधुआ मजदूर बनाकर रखा, अब उनको लग रहा है मुस्लिम वोट बैंक उनके हाथ से खिसकने वाला है, तो उनकी ये तिलमिलाहट दिख रही है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप ही के द्वारा लाई गई थी और 50 साल आपने ही शासन किया था, और ये कहते हैं कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे हैं। मोदी जी ने पॉलिसी लाई मुसलमानों के लिए कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार खत्म करो, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर वाली शिक्षा चालू करो। उसका परिणाम यह हुआ कि 50 से ज्यादा मुस्लिम बच्चों ने IAS और IPS का एग्जाम पिछले साल निकाला। इसके साथ साथ कर्नल निजामुद्दीन के पैर छू लिए, इसलिए इनको आपत्ति है। हुनर हाट चालू हो गया, इसलिए इनको आपत्ति है। डॉक्टर कलाम साहब को राष्ट्रपति बना दिया गया और आरिफ मोहम्मद खान साहब को राज्यपाल बना दिया गया, आपत्ति, इसलिए इनको वोट बैंक खिसकता हुआ लग रहा है। और मैं बताऊं, हमारे अभी प्यारे भाई पूनावाला साहब ने कहा कि पद्मश्री आप अपने जमाने का बताइए। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं मेरे भाई, कि गीता मनीषी अनवर जलालपुरी को पद्मश्री दिया गया। मैं गौ सेवक हूं। शब्बीर मामू गौ सेवक महाराष्ट्र बीड़ के, उन्हें पद्मश्री दिया गया। गुलाम रसूल साहब कश्मीर के शिल्प गुरु हैं, उन्हें पद्मश्री दिया गया। और इस बार 4 लोगों को, ऐनुल हुदा साहब, बेगम बैतूल, फारूक अहमद भी, इन सबको मोदी जी ने पद्मश्री दिया गया, जो कह रहे हैं जी ये नाटक कर रहे हैं, ये चुनावी है।
तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सुचरिता जी। आपने कहा कि मुस्लिमों का अपेक्षाकृत वोट 2014 और 2019 में नहीं मिला, फिर भी मोदी जी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ये सारी मैं जो योजनाएं बता रहा हूं, और उन्होंने अरबी तक में समझाया कि भाई शिक्षा हासिल करो, अलहिकमत ज़ल्लतुल मोमिन फहसो वज़दहा अहक्को बेहा, दुनिया में जहां भी ज्ञान मिले उसे निसंकोच हासिल करना हर मुसलमान का हक है। आप मोदी जी की स्पीच निकाल कर देखिए कि भाई हिंदी में समझो, शिक्षा हासिल करो, नहीं तो अरबी में आप समझो। मोदी जी जब इतना कर रहे हैं, मुसलमान वोट दे या ना दे इससे उनको मतलब नहीं है। आयुष्मान का लाभ मुसलमानों को मिलता रहेगा, उज्ज्वला का लाभ मिलता रहेगा, यस, हर घर नल योजना का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, उस्ताद योजना का लाभ मिलता रहेगा। तो ये आरोप गलत है कि चुनाव के कारण कर रहे हैं। फैज साहब होता क्या है ना, एक धारणा बन गई है कि बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देता है। आपत्ति होती है, एक धारणा तो है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है। तो अब अगर विपक्षी आरोप लगा रहा है कि भाई ये आरोप, ये एक बार शहजाद जी को लीजिए, मैं शहजाद जी से पूछती हूँ। शहजाद जी, ये कहा जा रहा है बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, इसीलिए ये आउटरीच प्रोग्राम है क्योंकि वहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। वहां पर जमीयत ने कह दिया कि भाई इनकी इफ्तारों में भी मत जाओ नीतीश कुमार के, तो इसीलिए ये आउटरीच प्रोग्राम है, ये गिफ्ट बांटे जा रहे हैं ईद के। चलिए, हाँ, मैं आपको 2014 से पहले के स्थिति के बारे में अवगत कराता हूं। गुजरात के मुसलमान और बंगाल के मुसलमान, गुजरात में जहां पर मोदी जी की सरकार रही मुख्यमंत्री के रूप में, और बंगाल में जहां पर लेफ्ट और फिर उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की, कभी बीजेपी की सरकार नहीं रही। अब आप उठा लीजिए फाइनेंशियल इंक्लूजन, आप उठा लीजिए एक्सेस टू हेल्थ केयर, आप उठा लीजिए रूरल हाउस होल्ड के पर कैपिटा इनकम, हर एक पैमाने में नेशनल एवरेज से ज्यादा बेहतर मुसलमानों के आंकड़े गुजरात में है, और हर एक पैमाने पर बंगाल में मुसलमानों के आंकड़े नेशनल पैमाने से बहुत कम है। मैं आपको दूसरा आंकड़ा देता हूं, मुसलमानों की 25% बंगाल में, शेयर इन पब्लिक सेक्टर जॉब्स 2%, मुसलमानों की आबादी 9% गुजरात में, शेयर इन पब्लिक सेक्टर जॉब्स 10%। ये जॉब्स कितने मिले उनको वहां पे गुजरात में और कितने मिले बंगाल में? और ये क्या चुनाव के लिए है? क्या चुनाव के लिए होता तो वीर अब्दुल हामिद के नाम पर आइलैंड का नाम रख के क्या मिला? चुनाव के लिए होता तो आसिफ इब्राहिम को इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर बनाए रखने में क्या मिला? चुनाव के लिए होता तो सैयद अकबरुद्दीन को यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट एम्बेसडर बनाकर भारत का भेजने में क्या चुनावी लाभ हुआ? इसीलिए मैं कहता हूं चुनावी लाभ से आगे सोचिए। और जो चित्तरंजन जी ने कहा, चित्तरंजन जी आप बताइए, हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, पर महाकुंभ को फालतू कहा, एक बार किसी और धर्म के आयोजन के लिए फालतू शब्द का इस्तेमाल कीजिए, एक बार मात्र। या एक बार आप आरक्षण करते ना, पीडीए, एक बार कहिए कि एएमयू में यादवों का आरक्षण हो, एक बार बोल दीजिए ना, एक शब्द नहीं निकलेगा। मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की कॉन्स्टिट्यूशन बदल कर व्यवस्था करनी है, पर एएमयू में जहां एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण था वहां पर समाप्त किया, और एक बार आप नहीं बोल सकते। इसलिए मैं कहता हूं आप तुष्टिकरण करते हैं, आप संविधान के खिलाफ जाते हैं, हम संविधान के साथ चलते हुए संतुष्टिकरण की ओर जाते हैं। मैं एक फिगर में फराज साहब, मुमताज जी आपके पास जाऊंगी, इससे पहले एक फिगर दिखाऊंगी। फराज साहब, अब मैं सीधे एक तस्वीर दिखा रही हूं। 2022 तक पीएम आवास योजना, कुल 68 लाख मकान बने, इनमें मुसलमानों को 14 लाख मकान मिले, यानी कि करीब 21%। अब ये कहा जा रहा है कि देश में मुस्लिमों की जो आबादी है वो देखिए, और फिर ये देखिए कि क्या आवास योजना में, मेरे पास ऐसे कई फिगर्स हैं, जो पीएम आवास योजना है, आयुष्मान योजना है, इसमें मुसलमानों को भी लाभ मिल रहा है। इसमें कोई ये तो देखा नहीं जा रहा कि हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है।